आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी का व्यंग तीसरे दर्जे के श्रद्धे। हिंदी साहित्य जगत में जब व्यंग का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी का नाम हमारे जहन में आता है। उन्होंने जो व्यंग लिखे हैं वो सामाजिक बुराइयों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक विषमताओं से जुड़े हुए हैं, और वो सिर्फ हंसने के लिए व्यंग नहीं लिखते हैं बल्कि उनका समाधान ढूंढने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो व्यंग लिखते रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते उनकी व्यंग रचना हम पढ़ चुके हैं और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समाज में दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है, और उदाहरण लिया भी तो है किसका? प्रेमचंद जी के फटे जूतों का। तीसरे दर्जे की श्रद्धे हरिशंकर परसाई की एक प्रतिनिधि निबंध रचना है। ये निबंध उनके संग्रह वैष्णव की फिसलन में संकलित है। परसाई ने व्यंग परक निबंधों को उत्कृष्टता प्रदान की है। इस क्षेत्र में वे श्रेष्ठ हिंदी रचनाकार हैं। उनके निबंध का विषय राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सामाजिक और राजनीतिक विषमता को उन्होंने अपने निबंधों का विषय बनाया। तीसरे दर्जे की श्रद्धे का रचना काल स्वतंत्रता के पश्चात 25वीं वर्षगांठ के समय यानी 1972 के आसपास का है। इसमें निबंधकार ने मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की सुविधाभोगी मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है। सत्य, न्याय और क्रांति पर प्रवचन देने वाले बुद्धिजीवी पर लेखक का सीधा सीधा कटाक्ष है, जिसकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ऐसे ही बुद्धिजीवियों की दोहरी नैतिकता को प्रकाश में लाने के लिए इस निबंध की रचना की गई है। लेखक द्वारा अपने समय की समस्याओं पर विचार करना उसका सामाजिक और रचनात्मक दायित्व है। परसाई जी ऐसे ही लेखक हैं जो अपनी समकालीन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में साहित्य रचते हैं। तीसरे दर्जे के श्रद्धे में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर देश के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक स्थितियों का आंकलन किया गया है। बड़े बड़े दावे करने वाला बुद्धिजीवी वर्ग किस तरह मामूली स्वार्थों के लिए समझौता करता है। सामाजिक परिवर्तन और नैतिकता की बात करने वाला बुद्धिजीवी चंद रुपए बचाने के लिए तीसरी श्रेणी में यात्रा करता है और प्रथम श्रेणी का किराया वसूलता है। कथनी और करने का ये अंतराल उसकी बौद्धिक जड़ता और पाखंड का प्रमाण है। ऐसे लोग समाज को क्या दिशा दे सकते हैं? वे आम आदमी को अपनी करनी और कथनी से कैसे प्रभावित कर सकते हैं? यही वह केंद्रीय प्रश्न है जो लेखक को कचोटता है, और इसी से इस व्यंग निबंध का जन्म भी हुआ है। हरिशंकर परसाई ने जब ये निबंध लिखा था तब से स्थितियां और बदतर होती जा रही हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का पाखंड और दोहरी नैतिकता का आडंबर और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। यही कारण है कि इस निबंध की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हरिशंकर परसाई निबंध में अपनी तरह से एक नई राह को चुनते हैं। उनके निबंध में कई तरह के संश्लिष्ट अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने व्यंग से निबंध को इतना अधिक वास्तविक बना दिया है कि निबंध के पुराने प्रतिमान उनके सामने बौने नजर आते हैं। तीसरे दर्जे के श्रद्धे में वे अपनी बात जीवन के वास्तविक अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। वे अपनी बात की शुरुआत अपने एक यात्रा अनुभव से करते हैं। आत्म आलोचना अपने वर्ग में व्याप्त पाखंड पर व्यंग करने का प्रभावशाली तरीका है। लेखक से वे पूरे बुद्धिजीवी वर्ग पर आते हैं और उसकी आत्महीनता को रखते हैं। बुद्धिजीवी के बहाने विश्वविद्यालयों और उनके पाठ्यक्रमों को अपना निशाना बनाते हैं। बुद्धिजीवी के दोहरे मानदंड को सामने रखते हैं। स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी समाज के प्रतिमान नहीं बदले, उसके नज़रिए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस पर वे गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। राजनीति के खोखले नारे और इस नारे के भीतर दम तोड़ता हुआ कथित समाजवाद उस समय की सच्चाई है। भ्रष्टाचार, अनिश्चय और अविश्वास यही हमारी पीढ़ी की अर्जित संपत्ति है। ये चिंता परसाई जी के निबंध में बराबर व्यक्त हुई है। परसाई जी के निबंधों की अपनी निजी शैली है। निबंध की समूची बनावट में उनकी मौलिकता और नवीनता झलकती है। वे व्यंग के माध्यम से कहानी और निबंध दोनों की परंपरागत बनावट को तोड़ते हैं। तीसरे दर्जे के श्रद्धे में भी हमें कहानी, निबंध, आत्मकथा और यात्रा संस्मरण आदि विधाओं के तत्वों को जोड़कर वे इस निबंध को नए प्रकार से रचते हैं। लेकिन इन विधाओं की विशेषताओं का उपयोग वे व्यंग को उभारने और प्रभावशाली बनाने के लिए ही करते हैं। परसाई जी के निबंध में जिस समाज का चित्र है, भाषा भी उसी की बोलचाल में ढली हुई है। परसाई जी के लेखन का महत्व व्यंग की ऊर्जा के विस्फोट में है। व्यंग की उनकी भाषा अनोखी है। आइए पढ़ते हैं निबंध तीसरे दर्जे के श्रद्धे।
बुद्धिजीवी बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। उसे पहले दर्जे का किराया दे दो ताकि वह तीसरे में सफ़र करके पैसा बचा ले। एक आध माला पहना दो, कुछ श्रोता दे दो और भाषण के बाद थोड़ी तारीफ, वह मान जाता है। बस इतने में। मैं भी विश्वविद्यालय में भाषण देकर संतुष्ट था। उस शहर के 20 मील इधर के स्टेशन से मैं तीसरे से पहले दर्जे में आ गया था, जिससे मेजबानों को बुद्धिजीवी को तीसरे दर्जे से उतरने की शर्म न झेलनी पड़े। मैं दरवाजे पर हैंडल पकड़े तब तक खड़ा रहा जब तक उन्होंने मुझे देख नहीं लिया। ऐसा हो चुका है कि स्वागतकर्ता मुझे पहले दर्जे में तलाश कर रहे हैं और मैं चुपचाप तीसरे दर्जे से उतरकर उनका इंतजार कर रहा हूँ। जब वे मिलते हैं तो दोनों पार्टियों को शर्म महसूस होती है। वे सोचते हैं कि थर्ड क्लास ए को बुला लिया और मैं सोचता हूँ इन्होंने मुझे पकड़ लिया। कभी मौका मिला तो नज़र बचाकर प्लेटफॉर्म पर तीसरे दर्जे के सामने सरक कर पहले के सामने आ जाता हूँ और फिर बाबू को टिकट इस तरह देता हूँ कि मेज़बान जान न सके कि वह तीसरे दर्जे का है। सरधेई के भी दर्जे होते हैं। तीसरे दर्जे का सरधेई प्रेरणा नहीं देता, वह शर्म देता है। गांधी जी की बात अलग थी, वे तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमा दे देते थे। हम तो पहले दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता अनुभव करते हैं। संत और बुद्धिजीवी में यही फर्क होता है। मुझे विशेष सावधान रहना पड़ता है। पाठ्यक्रम में आ गया हूँ, कोर्स का लेखक हो गया हूँ। कोर्स का लेखक वह पक्षी है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए हैं, उसे ठुमक कर चलना पड़ता है। वे आभूषण भी हैं और बेड़ियाँ भी। रॉयल्टी मिलने लगती है तो जी होता है कि सत साहित्य ही लिखो जिससे लड़के लड़कियों का चरित्र बने। उसे आचार्यगण तुरंत गले लगा लेंगे। परेशानी यही है, सत साहित्य कुछ 8-10 वाक्यों में आ जाता है, जैसे सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, ब्रह्मचर्य से रहो, पराई स्त्री को माता समझो आदि। एक तो बुद्धिजीवी, फिर कोर्स का बुद्धिजीवी। मुझे विशेष सावधान रहना पड़ता है। कितना ही प्रखर बुद्धिजीवी हो, अगर तीसरे दर्जे से उतरता हुआ देख लिया जाता है तो उसका मनोबल घट जाता है। तीसरे दर्जे से उतरा और अबुद्ध शाकाहारी होटल में ठहरा बुद्धिजीवी आधा बुझ जाता है। मैं मनोबल बनाए रखने के लिए 15-20 मील पहले तीसरे से पहले दर्जे में आ जाता हूँ और पेट चाहे पचा न सके अच्छे मांसाहारी होटल में ठहरता हूँ। पहला दर्जा और गोश्त बुद्धिजीवी को प्रखर बनाते हैं। लौटते समय मैं तीसरे दर्जे में यह कहकर बैठ जाता हूँ कि पहला दर्जा रात को असुरक्षित रहता है। यही बुद्धिजीवी की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही है। देश के प्रति बुद्धिजीवी बहुत जागरूक है। वह पहले दर्जे से उतरता और तीसरे में चढ़ता है। मेरे भाषण का विषय था आज़ादी के 25 वर्ष। सामने लड़कियां बैठी थी जिनकी शादी बिना दहेज के नहीं होने वाली थी। बैल की तरह मार्केट में उनके लिए पति खरीदना ही होगा। वर का बाप जचकी तक का खर्च जोड़कर ले लेगा। स्त्री के लिए अभी भी पत्नी के पद पर नौकरी सबसे सुरक्षित जीविका है। और लड़के बैठे थे जिन्हें डिग्री लेने के बाद सिर्फ सिनेमा घर पर पत्थर फेंकने का काम मिलने वाला है। आज़ादी के 25 वर्षों का यही हिसाब है। पर पिछले 2 वर्षों से कहा जा रहा है कि देश में क्रांति हो रही है। बुद्धिजीवी इसे समझे और इस प्रक्रिया में सहयोगी बने। बुद्धिजीवी को क्रांति की बात करने में क्या लगता है? वह सारा गुस्सा सरकार पर उतार देता है। इससे वाहवाही मिलती है। वह साहसी कहलाता है, लोकप्रिय होता है। मगर ये छद्म क्रांतिकारिता है। ऐसा लेखक सरकार पर नाटकीय हमले करके सारी क्रांति विरोधी बुजुर्वा ताकतों को बचा लेता है। इस तरह वह बुजुर्वा समर्थक हो जाता है। लुकाच का तो यही निष्कर्ष है। मांग है तो मैंने क्रांतिकारिता की बात की। 3 पहले दर्जे का किराया और पेट में मुर्गा बुद्धिजीवी को क्रांतिकारी बना देता है। मुर्गा दिन में सबसे पहले क्रांति का आह्वान करता है, क्रांति की बांग देता है और फिर घुड़े पर दाने बीनने लगता है। भारतीय बुद्धिजीवी का भी यही हाल है। क्रांति की बांग, घुड़े पर दाने चुगना और हलाल होने का इंतजार करना। यूँ दूध और कलाकंद खाने वाले नहीं, सेवन करने वाले भी अपने को क्रांतिकारी बुद्धिजीवी कहते हैं। पर मैं नहीं मानता। लौटने के लिए स्टेशन पहुंचा तो टहलते हुए सोचने लगा, इन 25 वर्षों ने क्या दिया? इस समय मेरी क्या चिंता है? क्या मैं क्रांति की बात सोच रहा हूँ? नहीं, मुझ में यात्रा की घबराहट है, बर्थ की घबराहट है। मैं बार बार टिकट निकाल कर देखता हूँ, आज का ही है, कहीं जाली तो नहीं है, रिजर्वेशन सही है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। मुझे गाड़ी के समय की भी चिंता है।
मैं चिपका हुआ टाइम टेबल देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी निकल गई हो। टाइम टेबल देखता हूँ पर मुझे इस पर भरोसा नहीं, ये पुराना भी तो हो सकता है। मैं वहीं खड़े बाबू से पूछता हूँ। वह कहता है, आपने अभी तो ये चिपका हुआ टाइम टेबल देखा है। मैं कहता हूँ, चिपके का क्या भरोसा, 25 सालों में क्या क्या नहीं चिपका है इस देश में। संविधान के निर्देशक सिद्धांत चिपके हैं पर अमल नहीं होता। चिपका है गांधी जी का वाक्य, स्वराज्य में हर आंख का आंसू पोंछा जाएगा, मगर यही तय नहीं हो पा रहा कि रुला कौन रहे हैं। 55 करोड़ के हाथों में एक एक रुमाल दे दिया गया है कि लो एक दूसरे के स्वराज्य के आंसू पोंछो। चिपके कागज का क्या भरोसा। समाजवादी ढंग का नारा चिपका था पर काम सब बेढंगा हो रहा था। फिर जनतांत्रिक समाजवाद चिपक गया, फिर समाजवाद चिपका, अब गरीबी हटाओ चिपका है, मगर कीमतें बढ़ रही हैं। चिपके कागज का कोई भरोसा नहीं रह गया। बाबू मुझे गाड़ी का समय बताता है पर मैं बाबू पर भी भरोसा नहीं करता। एक पर भरोसा करके नागपुर में भुगत चुका हूँ। उसने कहा था कि ये गाड़ी बैतूल रुकती है पर बाद में मालूम हुआ कि नहीं रुकती। मैं दूसरे बाबू से पूछता हूँ, थोड़ा आश्वस्त होता हूँ। मैं अब काले तख्ते पर देखता हूँ, लिखा है राइट टाइम। मुझे भरोसा नहीं होता कल का लिखा हो और मिटाया न गया हो, या कोई और गाड़ी राइट टाइम हो लेकिन लिख इसके सामने दिया गया हो। मैं फिर 2 बाबुओं से पूछता हूँ जो कहते हैं कि गाड़ी राइट टाइम पर है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता। गाड़ी समय से पहले भी आ सकती है और लेट भी। अब मुझे समय की चिंता लग गई है। रेलवे की घड़ी का भरोसा नहीं, महीनों बंद पड़ी रहती है ये घड़ियाँ। अपनी घड़ी देखता हूँ पर उस पर भी मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब चाबी दी। फिर इन घड़ियों का कोई ठिकाना है। मैं 1-2 लोगों से समय और पूछ लेता हूँ। अब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ गाड़ी पूर्व से आती है पर मैं पश्चिम की तरफ भी देखता हूँ। दोनों तरफ से गाड़ी का इंतजार करता हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। पूर्व से आने वाली गाड़ी पश्चिम से भी तो आ सकती है। सोचता हूँ मुझे हो क्या गया है, इतना अनिश्चय, इतना अविश्वास। क्या आज़ादी के 25 वर्षों ने यही अनिश्चय और अविश्वास की मानसिकता दी है हमारी पीढ़ी को, और यही हम आगामी पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं। जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह समाजवाद मार्ग है पर ले कहीं और जा रहा है। महात्मा गांधी मार्ग पर सारे ठग रहते हैं, रविंद्र मार्ग पर बूचड़खाना खुला है। परीक्षा में कोई बैठता है और पास दूसरा हो जाता है। सारे देश में शक्कर के दाम 2 रुपये किलो निश्चित किए गए हैं पर इस घोषणा के बाद ही उसका दाम 4 रुपये से बढ़कर 4.25 रुपये हो जाता है। सरकारी दुकान के सामने कतार लगी है और पीछे के दरवाजे से चीज़ें काला बाजार में चली जाती हैं। क्षेत्र में काम कोई करता है और टिकट दूसरे को मिल जाता है। हम किसी को महान भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं और वह सदाचार अधिकारी बना दिया जाता है। अनिश्चय और अविश्वास, दवा की शीशी पर नाम सही है पर पता नहीं क्या खा रहे हैं। हनुमान भक्त मेरा एक मित्र कहता है, अब आदमी पर भरोसा नहीं रहा, कुछ निश्चित नहीं है। अब तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अब के जब राम के काम से गंध मादन जाओ तो हमारे लिए भी पेचिस की दवा लेते आना। गाड़ी आती है, तीसरे दर्जे के सरधे जब अपनी सुरक्षित बर्थ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई दूसरा बिस्तर फैला रहा है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये निबंध समाप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने सहज और सरल भाव से उन्होंने समाज की और राजनीति की स्थिति के ऊपर व्यंग किया है। आज़ादी के 25 वर्ष बीत गए हैं लेकिन फिर भी हम जिस विकास की बातें कर रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और किस लिए नहीं पहुँचे हैं? क्योंकि हमारी करनी और कथनी में इतना अंतर है कि उसको पाट पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, एक नियम की लंबी लिस्ट बनाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता। और साधारण अफसर और बुद्धिजीवी भी अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। निबंध की शुरुआत में ही हमने देखा कि एक लेखक पहले दर्जे के पैसे ले लेता है और तीसरे दर्जे में सवारी करता है। तीसरे दर्जे का टिकट सस्ता होता है और पहले दर्जे के जो पैसे उसने लिए हैं उसमें सवारी करने के बाद कुछ पैसे उसको बचा लिए जाते हैं। फिर भी वो अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तीसरे दर्जे से पहले उतर जाता है और दौड़कर पहले दर्जे के सामने खड़े हो जाता है, क्योंकि जो उसको लेने आने वाले हैं वो ये ना समझे कि ये तो तीसरे दर्जे का है, हमसे कम है या इसकी कोई औकात नहीं है। तो हम सभी दिखावे की प्रवृत्ति में किस तरह से लिप्त हो गए हैं
और सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी ही सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। करनी और कथनी का ये अंतर जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम विकास की बातें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विकास तो करने से ही होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। आपको कैसा लगा ये निबंध हमें ज़रूर बताइएगा। आपके क्या विचार हैं इस विषय में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।